Hello students, I am Deepak Kumar. I am Assistant Professor of Chemistry at Government College for Women Gurauda, Rewari. In today's lecture, we are going to discuss about the Carnot cycle. First we will discuss about the introduction of Carnot cycle. After that we will see how to calculate the efficiency of Carnot cycle and we will study the Carnot theorem. अब कार्नोट साइकिल क्या होती है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसका यूज किया जाता है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ हीट में से मैक्सिमम कितने पोर्शन ऑफ हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कार्नोट साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है और एंड में सिस्टम उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे सिस्टम हमारा ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये बी पे जाता है, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से वापस ए पे। अब ये बार बार हम सिस्टम वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो कार्नोट साइकिल के लिए क्या सिस्टम होता है हमारा? सिस्टम हमारा होता है कि एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर 1 मोल आइडियल गैस है और ये एक पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। इसको अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, या जैसे ये गैस एक्सपेंड होगी तो ये ऊपर चला जाएगा और अगर ये गैस का कंप्रेशन होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम है। अब क्या होता है कि कार्नोट साइकिल में 4 स्टेजेज है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से जी, डी से ए। तो ये 4 स्टेजेज क्या बताती है हमें कि ए से बी पे हम जाएंगे तो क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कि ये जो 1 मोल आइडियल गैस है जब हमारा सिस्टम ए से बी पे जाएगा तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा इस गैस का। अब ये बी से सी पे जाएगा तो क्या होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब बी से सी पे गए तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। और सी से डी पे जाएंगे हम तो क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, कि ये जो गैस है इसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा सी से डी पे जाने पे। अब डी से वापस ए पे आएंगे, डी से ए पे इस स्टेज में क्या होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये 4 स्टेजेस होती है कार्नोट साइकिल में। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 जिसको हम किससे बताते हैं, ए बी से। ए बी जो कर्व है हमारी, ये ए से बी पे जो कर्व है हमारी, ये स्टेज 1 है। इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। अब ये जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो हमारे सिस्टम का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये आइसोथर्मल वे में हो रहा है। आइसोथर्मल वे में हो रहा है मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू 0 है तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, कि जितना सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है उतना ही हमारा सिस्टम ने वर्क किया है। और वर्क डन बाय द सिस्टम को हम बाय कन्वेंशन नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है इसको हम बताते हैं Q2 से, और वर्क डन बाय द सिस्टम ये स्टेज 1 में है तो इसको बताते हैं हम W1 से। तो ये हमारा स्टेज 1 में होता है। और टेम्परेचर कितना होता है स्टेज 1 में, यहां से जब यहां पे जाएंगे तो सपोज हमारा टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट रहता है T2,
यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है T2। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वर्क की, हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में ये जो वैल्यू होती है हमारी वर्क की, इसको हम दिखाते हैं R T2 ln V2 अपॉन यहाँ पे V1। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, स्टेज 2 यहां पे है, इसमें होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम हमारा यहां से V2 से V3 हो जाएगा। वॉल्यूम V2 से इंक्रीज होकर V3, पहले सिस्टम हमारा इस पॉइंट V2 पे था और वॉल्यूम V3 पे चला गया है। और ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये एडियाबैटिक तरीके से हुआ है, तो मतलब सिस्टम ना तो बाहर से हीट को गेन करेगा और ना ही अपनी हीट बाहर लॉस करेगा। तो हीट का एक्सचेंज एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू W। अब सिस्टम ने वर्क तो किया है लेकिन उसने ना तो हीट का कोई गेन किया है ना ही हीट का लॉस किया है। तो ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ये होता है सिस्टम का अपना खुद की हीट की वजह से, और सिस्टम का टेम्परेचर खुद डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जैसे B पॉइंट पे T2 था तो C पॉइंट पे ये डिक्रीज होके T1 हो जाएगा, डिक्रीज होके T1 हो जाता है, T2 से डिक्रीज होके T1 हो जाता है। और अब ये देख लिया हमने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी होता है तो बाय कन्वेंशन हम उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि बाय कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब ये सेकंड स्टेज में वर्क हो रहा है तो इस वर्क को नाम दे दिया हमने W2। और एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये जो वैल्यू होती है वर्क डन की, ये होती है हमारी CV T1 माइनस T2। तो ये होता है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये दो स्टेज को हमने देख लिया है। तो ये सेकंड स्टेज में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जब सिस्टम C से D पे जाएगा तो इसको हमने बोला था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। और इसमें क्या होगा, जब C से D पे सिस्टम जाएगा तो वॉल्यूम हमारा V3 से डिक्रीज होके V4 हो जाएगा, V3 से डिक्रीज होके V4 हो जाएगा। और ये जो वॉल्यूम का जो चेंज होगा ये यहाँ पे V3 से नीचे डिक्रीज होके ये V4 पे आ जाएगा सिस्टम यहाँ से हमारा। और ये जो कंप्रेशन होता है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन होता है। वॉल्यूम V3 से V4 डिक्रीज हो जाएगा और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। C पे जो टेम्परेचर था तो C से D पे जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो Q विल बी इक्वल टू द माइनस W। और अब ये वर्क डन, ये कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है तो इस पिस्टन ने प्रेशर लगाया है इस गैस के ऊपर। ये पहले वॉल्यूम V3 था और V3 से डिक्रीज होके ये V4 हुआ है। तो ये जो पिस्टन है हमारा इसने फोर्स लगाया है गैस के ऊपर। तो वर्क डन अब बाय द सिस्टम नहीं हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है तो वर्क को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वर्क होगा हमारा पॉजिटिव और ये बन जाएगा हमारा W विल बी इक्वल टू माइनस Q।
कंप्रेशन के अंदर जैसे वॉल्यूम V3 से V4 पे डिक्रीज हुआ है, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, आइसोथर्मल वे में हो रही है। अब आइसोथर्मली कंप्रेशन जब भी होता है तो सिस्टम को हीट रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये V3 से V4 पे सिस्टम प्रेशर लगाएगा तो कंप्रेशन होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज तो हम कर नहीं सकते, हमें टेम्परेचर तो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसीलिए सिस्टम कुछ हीट को बाहर रिलीज कर देता है सराउंडिंग के अंदर। और अब यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम बताएंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इन द सराउंडिंग। तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम इन द सराउंडिंग। अब ये स्टेज 3 में हो रहा है, तो स्टेज 3 में वर्क हो रहा है तो W3 से बता दिया, और ये जो हीट रिलीज्ड इन द सराउंडिंग है इसको हमने Q1 से बता दिया। और इसका एक्सप्रेशन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन का जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है दैट इज R T1 ln V4 अपॉन V3। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब स्टेज 4 पे चलते हैं हम। स्टेज 4 में क्या होता है, डीसी सिस्टम ए पे जाएगा, और स्टेज 4 को हमने पहले बताया था, ये होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। और यहां पे सिस्टम का जो वॉल्यूम है V4 से डिक्रीज होके V1 हो जाएगा। यहां V4 था सिस्टम का वॉल्यूम, अब ये V4 से डिक्रीज होके ये V1 हो जाएगा। ये पिस्टन ने नीचे आइडियल गैस को कंप्रेस किया है, तो इसमें भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, और वॉल्यूम हमारा V4 से वापस V1 हो जाएगा, और सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में A पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, जैसा कि ये जो एक्सपेंशन एडियाबैटिक वे में हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ द हीट गेन और लॉस 0 होगा, और यहां पे जब Q 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। अब बाहर से तो हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसीलिए सिस्टम के ऊपर जो भी वर्क होगा वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जब ये कंप्रेशन V4 से हमारा सिस्टम V1 पे आएगा, गैस पे इस टाइप से प्रेशर लगेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा गैस का। अब टेम्परेचर इंक्रीज होके यहाँ V4 पे हमारा T1 टेम्परेचर था, तो इस D पॉइंट से जब A पे गए V1 पे, V4 से जब V1 पे गए तो वापस हमारा टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। T1 से ये T2 टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। और एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए ये जो वर्क डन होता है इसको हम दिखाते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल टू द CV T2 माइनस T1। अब फोर्थ स्टेज में ये वर्क हुआ है तो इसको हमने नाम दे दिया है W4 का, और ये हमारा हो गया CV T2 माइनस T1। जैसे कि ये स्टेज 4 में और स्टेज 2 में दोनों में एडियाबैटिक तरीके से एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो अब हम इसको भी, जैसे ये वर्क डन हमारा CV T1 माइनस T2 की फॉर्म में है और यहाँ पे CV T2 माइनस T1 की फॉर्म में है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W2 माइनस CV T2 माइनस T1। तो ये भी हमारा ये वर्क डन सेकेंड स्टेज में और वर्क डन इन फोर्थ स्टेज में। अब ये सेम एक्सप्रेशन की तरह आ गए, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 4 स्टेजेस हमने देख ली है कार्नोट साइकिल की, A से B पे, B से C पे, C से D और D से A, और सभी में कितना वर्क
सिस्टम को करना पड़ रहा है स्टेज 1 में, 2 में, 3 में और ये 4 में। तो ये सभी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेट वर्क डन बाय द सिस्टम हम लिखेंगे, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो इन सभी प्रोसेसेस में, इन सभी स्टेजेस में जो वर्क डन हुआ है उनको ऐड कर देंगे। नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम वो कितना होगा, W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सभी स्टेजेस में, स्टेज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में जो वर्क हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। अब वर्क डन, जैसा कि हमने देखा था अभी, वर्क डन स्टेज 1 में एक्सपेंशन का था तो इसको नेगेटिव वे में लिया था हमने, और वर्क डन 2 में भी एक्सपेंशन का था तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा बाय कन्वेंशन। और ये W3 और W4 वर्क डन यहाँ पे कंप्रेशन का था तो ये पॉजिटिव लेंगे इनको। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। W1 की यहाँ पे वैल्यू थी RT ln V2 अपॉन V1। W2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी CV T2 माइनस T1, और ये माइनस का साइन था इसमें। और W3 की यहाँ पे वैल्यू होगी R T1 ln यहाँ पे V4 बाई V3 प्लस CV T2 माइनस T1। तो ये नेटवर्क डन हमारा बाय द सिस्टम आ गया है कार्नोट साइकिल में। तो यहाँ पे ये और ये हमारी टर्म डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगी और ये बच जाता है हमारे पास R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस R T1 ln V4 अपॉन V3। ये आ गया हमारे पास। लेकिन जैसा कि हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेज के केस में पढ़ा है, तो ये क्या होता है, CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल R ln V3 अपॉन V2। एक ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैसेज। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ड्राइव करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R ln V4 अपॉन V1। तो ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पे अभी हमारे पास आ जाते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन में ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। और यहाँ से ये आ जाता है हमारे पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। इसको इक्वेशन हमने 4 का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेज के केस में। हमने ये देखे थे एक्सप्रेशन, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आता है। इसमें V1 को इधर लेके जाएंगे, V3 को इधर लेके आएंगे, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन 4 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन ये जो 4 की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू R T2 ln V2 अपॉन V1। अब V4 अपॉन V3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम
V4 अपॉन V3 की वैल्यू को V1 अपॉन V2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस R T1 ln V1 अपॉन V2। अब ये V2 अपॉन V1 है और यहाँ पे V1 अपॉन V2 है, तो इस V2 को ऊपर लेके जाएंगे और V1 को नीचे लेके आएंगे। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। R T1 ln V2 अपॉन V1। अब इस V2 को ऊपर लेके जाएंगे और V1 को नीचे लाएंगे तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। R T1 ln ये V2 अपॉन V1। और अब इसमें से R ln V2 अपॉन V1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे W T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू R ln V2 अपॉन V1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द कार्नोट साइकिल। अब यहां पे देखते हैं हम नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसको हम Q से बताते हैं, Q इज इक्वल टू Q2। ये जब हम A से B पे गए थे तो यहां पे सिस्टम ने वर्क करने के लिए Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया था प्लस, और जब हम यहाँ पे C से D पे गए थे तो सिस्टम ने माइनस Q1 हीट को रिलीज किया था। यहाँ पे Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया था और Q1 हीट को रिलीज किया था। Q2 हीट इस A से B प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई थी और जब C से D पे गए थे तो Q1 हीट यहाँ पे रिलीज हुई थी। तो नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, Q2 प्लस माइनस Q1। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू होती है R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस माइनस Q1 की यहाँ पे वैल्यू थी R T1 ln V4 बाई V3। तो जब यहाँ पे सेम ये हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल इसकी तरह आ गया है जैसा कि ये था R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस R T1 ln V4 अपॉन V3। तो इसी टाइप से यहाँ पे V4 बाई V3 की वैल्यू को V1 बाई V2 पुट कर देंगे, V4 बाई V3 की वैल्यू को V2 बाई V1 पुट कर देंगे, V4 बाई V3 की वैल्यू को V1 बाई V2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको नाम दे दिया जैसे इक्वेशन 5 और ये हमारी इक्वेशन हो गई 6। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Q R T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस R T1 ln V1 अपॉन V2। अब Q R T2 ln V2 अपॉन V1। अब ये V2 को, अब यहाँ पे ये V2 अपॉन V1 की फॉर्म में है ये टर्म और ये V1 अपॉन V2 की फॉर्म में। तो इस V2 को ऊपर लेके जाएंगे और V1 को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। R T1 ln V2 अपॉन V1। और यहाँ पे अभी हम कॉमन ले लेंगे, ये R ln V2 अपॉन V1 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1 R ln V2 अपॉन V1। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है।
ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो अब इक्वेशन 7 हमें क्या बता रहा है, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और ये जो इक्वेशन 5 है ये हमें बता रही है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। नेट वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू T2 माइनस T1 R ln V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को हम देखते हैं, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को देखते हैं तो यहां से क्या पता चल रहा है कि नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाता है, T2 माइनस T1 R ln V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन हमारी 5 थी। और नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q, ये हमारा था T2 माइनस T1, ये R ln V2 अपॉन V1, इसको हमने बताया था इक्वेशन 7 से। तो ये जो कंडीशन हमने देखी है, ये कंडीशन हर एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नेट वर्क डन by the system and heat absorbed by the system at a higher temperature। और नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कितना था यहाँ पे, Q2, और नेट वर्क डन बाय द सिस्टम को हमने लिखा था W। तो हमें रिलेशनशिप बतानी है यहाँ पे, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बतानी है W एंड Q2 के बीच में। Q2 क्या है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। जब हम A से B पे गए थे तो ये जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ था तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, T2, और इस स्टेज में सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया था, उस हीट की क्या वैल्यू थी, Q2। तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q2। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो क्या पता चलता है यहाँ से कि अगर हम W अपॉन Q2 लिखते हैं तो W किसके इक्वल है हमारा, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू T2 माइनस T1 R ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू Q2 क्या है यहाँ पे, R T2 ln V2 अपॉन V1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है W अपॉन Q2 का। तो यहां से ये R से R कैंसिल आउट हो गया, ln V2 अपॉन V1 से ये ln V2 अपॉन V1 कैंसिल हो गया। तो यहां से ये क्या बच जाती है हमारे पास वैल्यू, W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 इंटू
T2 माइनस T1 और ये हमारा T2। यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो जैसा कि आपको पता है कि T2 हायर टेम्परेचर है, T1 लोअर टेम्परेचर है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T2 ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा लेस देन 1 होगी। अब ये लेस देन 1 है तो ये W हमारा लेस देन Q2 होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि नेट वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो लेस है एज कंपेयर टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है Q2 और नेटवर्क डन किया है W, और ये जो नेटवर्क डन है ये कम है एज कंपेयर टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो इससे क्या पता चलता है कि सिस्टम ने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया था वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सिस्टम हमारा A पॉइंट से B पे गया था तो इसने हीट एब्जॉर्ब की थी Q2, लेकिन जब C से ये D पे गया तो इसने हीट रिलीज कर दी Q1 अमाउंट की। तो कहने का मतलब जब सिस्टम वर्क कर रहा था तो उसने कुछ हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर दिया वर्क करने के टाइम पे, इसीलिए नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज लेस एज कंपेयर टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसीलिए कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक अनदर स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन क्या है? एक ऐसा इंजन है ये जो कार्नोट साइकिल के बेसिस पे वर्क करता है। तो इसकी अभी हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी को ही ईटा से हम शो करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड एट हाई टेम्परेचर which is converted into work, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो एफिशिएंसी यहाँ पे बन जाती है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड एट हाई टेम्परेचर, और इसको ईटा से हम शो करते हैं। तो कार्नोट साइकिल जब हमने डिस्कस की थी तो W अपॉन Q2 की वैल्यू यहाँ पे आई थी T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो T2 टेम्परेचर है उस सोर्स का जहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, T1 टेम्परेचर है उस सिंक का जहाँ पे हीट को रिलीज किया जाता है। तो कार्नोट साइकिल की या कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड जो हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी हो जाती है T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो T2 टेम्परेचर की वैल्यू हाई होती है, तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 जब ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है लेस देन 1। ईटा की जो वैल्यू आती है लेस देन 1 आती है। तो कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड का, ये जो फ्रैक्शन है ये लेस देन 1 होता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि किसी भी इंजन की या कार्नोट स्पेसिफिकली बात करें तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। और हमें क्या पता चलता है इस इक्वेशन को देख के कि जो एफिशिएंसी होती है इंजन की, यहाँ पे जो कार्नोट हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द सिंक वेयर हीट इज रिलीज्ड। तो जो कार्नोट हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि सोर्स और सिंक, हीट का जो सोर्स है और सिंक है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर का डिफरेंस होगा हीट इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो यहाँ से देख के पता चलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो अभी तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई गई है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया गया है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, जो जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसा कोई भी इंजन अभी तक नहीं बनाया जा सका है। अब ये जो एफिशिएंसी की हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम हीट, ये यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम हीट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो W है यहाँ, इंजन नेट वर्क डन बाय द कार्नोट हीट इंजन। अब ये कार्नोट जो हीट इंजन है, ये कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। अब कार्नोट साइकिल जब हमने यहाँ पे देखा था, तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि कार्नोट साइकिल में Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है और Q1 हीट को रिलीज किया जाता है। तो एक साइक्लिक जो प्रोसेस होती है उसमें नेट वर्क डन बाय द साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल। इसीलिए ये जो W है इसको हम Q2 प्लस माइनस Q1 लिख सकते हैं। तो Q2 माइनस Q1 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो कार्नोट हीट इंजन है ये कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है और कार्नोट साइकिल में ये Q2 हीट एब्जॉर्ब होती है सोर्स से और Q1 हीट रिलीज होती है सिंक में। तो इसीलिए नेट वर्क डन बाय द कार्नोट हीट इंजन इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू है, मान ये इक्वेशन मान लो 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में W की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन का। तो ये जो कार्नोट हीट इंजन हमने यहाँ पे देखा है, इसमें जो एफिशिएंसी हमने देखी है ये हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये जो कार्नोट हीट इंजन है ये कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है और कार्नोट साइकिल के अंदर जो भी चेंजेस हम करवाते हैं वो रिवर्सिबल मैनर में करवाए जाते हैं। और जब भी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में होती है तो उसमें मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन होता है। लेकिन हमें ये पता है कि कार्नोट साइकिल को हम रियल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। कार्नोट साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है या कार्नोट हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी है। तो इसीलिए एक्चुअल में जब हम किसी भी इंजन की एफिशिएंसी देखते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल मैनर में नहीं होती है, वो इरिवर्सिबल मैनर में होती है। इसीलिए वहाँ पे जो हमारी एफिशिएंसी आएगी वो इस एफिशिएंसी से भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, इन कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे पास हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन से भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेसिव जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल मैनर में नहीं होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम के अंदर किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि जो हीट का सोर्स है उसका टेम्परेचर कितना है और जो हीट का सिंक है उसका टेम्परेचर कितना है। सिर्फ हीट के सोर्स और हीट के सिंक के टेम्परेचर के ऊपर ही एफिशिएंसी डिपेंड करती है किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन की। वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि हमने नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या लिया है उस इंजन के अंदर या उस इंजन का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो इसीलिए कार्नोट थ्योरम को हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एफिशिएंसी जो हीट इंजन की होती है वो डिपेंड करती है ओनली द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड एट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस और द मोड ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंजन। अब कार्नोट थ्योरम को हम एक अलग स्टेटमेंट से भी बता सकते हैं कि जितनी भी मशीन्स होती है, जो पीरियोडिक मशीन्स होती हैं विच वर्क एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी। इसके बाद अभी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो आज की क्लास के ऊपर बेस्ड है।
The first question is, in a Carnot cycle, the working medium receives heat at a temperature lower, higher, constant or none of these. In second question, in a Carnot cycle, the working medium rejects heat at a temperature lower, higher, constant or none of these. In third question, in a Carnot cycle, what is the working fluid? A real gas, an ideal gas, a natural gas or none of these. The isothermal process of a Carnot cycle needs a vary motion of the piston to maintain constant temperature. Slow, fast, medium or none of these. Fifth question is, the adiabatic process of a Carnot cycle needs vary motion to complete the adiabatic process. Slow, fast, medium or none of these. In sixth question, Carnot cycle is a reversible cycle, irreversible cycle, both A and B, none of these. In seventh question, work done in Carnot cycle is maximum, minimum, zero or none of these. Eighth question is, work done during Carnot cycle is then heat absorbed, less, more, equal, none of these. Ninth question is, Carnot cycle is only theoretical. You have to tell whether the statement is true or false. 10th question is, the number of stages in Carnot cycle is 1, 2, 3 or 4.